हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार आपका अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि हम लोगों ने एक श्रृंखला चलाई हुई है उत्तर लेखन अभ्यास। देखिए, जो लोग पढ़ते रहते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर यूपीएससी और स्टेट पीएससी में जहां मेंस का पेपर होता है, अगर वहां पर लिखने का अभ्यास ना हो, और सबसे बड़ी चीज लिखने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, अगर वो चीजें हमारे अभ्यास में ना आए तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। यानी कि अपनी जितनी भी मेहनत होती है, समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाता है। ये तो बर्बाद होता ही होता है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज है कि हमारी अपनी उम्मीदें धूमिल होने लगती हैं। हमारी उम्मीदें जो हमने अपने आप से लगा रखी हैं, हमारे माँ बाप ने लगा रखी हैं, हमारे अपनों ने लगा रखी हैं। सोचिएगा, प्रारंभिक परीक्षा देने से या पास कर लेने से कुछ होना है क्या, अगर मुख्य परीक्षा पास ना हो? सोचिएगा, उस टैग लाइन का क्या फायदा है जिसमें कहा जाता है कि प्री कभी रुकता नहीं और मेंस कभी होता नहीं? क्या फायदा होगा उसका? और आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे इसी उक्ति को चरितार्थ करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे छात्र हैं ऐसे जिनका प्री रुकता नहीं और मेंस होता नहीं है। कभी सोचा है कि आखिर क्यों? उनको नॉलेज बहुत है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो नहीं जान पाते हैं कि मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न पूछा जाता है उसकी डिमांड क्या है, उसकी मांग क्या है, और उसमें हम सबसे पहले किस क्रम में कौन सी बातें लिखें, किस तरीके से लिखें, उसके कौन से पक्ष को लिखें। और जब तक ये नहीं जानते तब तक हमारे लिए ये सारी चीजें बेकार हैं। प्री पास कर लीजिए, क्या होगा? लिखने में आपके काम आ जाएगा ना कि हमने प्री पास किया था। उससे होना क्या है, बात समझिएगा। और केवल फैक्चुअल पोर्शन पढ़ लेने से, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेने से यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हिंदी माध्यम के लिए, सोचिए, एक तरीके से कितना बड़ा मिशन बन चुका है। अब धीरे धीरे हम मिशन चांद, मिशन मंगल तक तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे मिशन बहुत दूर हैं। मिशन शुक्र है, मिशन सूर्य है। यह समझ लीजिए कि हिंदी माध्यम के लिए इसी तरह के मिशन हैं। कभी कभी हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन अगर लगातार सफल होना है तो सबसे पहले हमें अपने कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। और कंसेप्ट तभी क्लियर होता है जब हम मुख्य परीक्षा के उत्तर और मुख्य परीक्षा के तरीके से पढ़ते हैं। कभी आपने सोचा होगा, देखा होगा कि टॉपर्स भी कहते हैं, सभी अच्छे टीचर्स भी कहते हैं कि यदि आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करनी है तो पहले आप मुख्य परीक्षा को तैयार करिए। मुख्य परीक्षा का कंसेप्ट और फैक्ट दोनों चीजें तैयार हो गई तो प्री भी पास हो जाएगा और इंटरव्यू भी। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ करके ये सीरीज स्टार्ट की है। मानता हूं कि आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता होगा। अरे सर, आधी अधूरी चीज पढ़ा रहे हैं, इसमें सारी चीजें तो आ ही नहीं रही। क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ने वाले जो बहुत सारे छात्र हैं ना, वो फैक्चुअल चीजें पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा जो टारगेट है, वो टारगेट ये है कि आप जो टॉपिक हैं उनको, हमारी जो दूसरी क्लास है जिसमें पूरे डेस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाया गया है, उस क्लास को मॉडर्न इंडिया की जो विरज सर ने पढ़ाई है उसमें आप देख सकते हैं, उसको कवर कर लीजिए। लेकिन उत्तर लिखना कैसे है यहां से सीख लीजिए, कंसेप्ट क्या है वो यहां से सीख लीजिए। सोचिएगा, और जब यही चीजें हो जाएंगी तो प्रारंभिक परीक्षा के समय में हम लोग जनवरी फरवरी के आसपास में इसी के, सोचिएगा, आपके डेस्क्रिप्टिव तरीके से सोचिएगा, उस समय प्रारंभिक परीक्षा के लिए पूरी की पूरी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए उस समय काम आ जाएगा। लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो लास्ट मोमेंट में प्री भी पास नहीं हो पाएगा, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। और यूपीएससी के पेपर आप जानते हैं कैसे होते हैं, ठीक है ना? तो चलिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9, आधुनिक भारत का इतिहास उत्तर लेखन अभ्यास के माध्यम से। मैंने ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत का इतिहास केवल उत्तर लेखन अभ्यास नहीं लिखा है। आधुनिक भारत का इतिहास का, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं हम उत्तर लेखन अभ्यास के माध्यम से। मुख्य परीक्षा पर बेसिस बल है, और जब ये होगा तो प्रारंभिक परीक्षा भी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, हमने
आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। हैदर अली टीपू सुल्तान के सभी पक्षों को देखने की कोशिश की थी। एक बेहतरीन क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, अगर आप लोग सही ढंग से उसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो क्लास उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल मस्ती करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, आज दोस्तों एक और टॉपिक है, और टॉपिक क्या, एक स्टेटमेंट है। हमने अपने मित्रों को बिना शक्तिशाली किए शत्रु को कमजोर कर दिया है। क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये स्टेटमेंट। बात आती है कि आखिर ये स्टेटमेंट किसका है। आज इसी स्टेटमेंट को हम लोग डिकोड करेंगे, इसके सभी पक्षों को देखने की कोशिश करेंगे कि ये कथन किसने कहा, क्यों कहा, इसका मतलब क्या है, इसमें उत्तर में लिखेंगे क्या, ये है किसका। वो तो शुक्र मनाइए कि मैंने पहले ही कह रखा है कि हम आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आंग्ल मैसूर युद्ध ना होता और खाली ये स्टेटमेंट आ जाए तो समझ में नहीं आएगा किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, किसके बारे में कहा। हमने अपने मित्रों को बिना शक्तिशाली किए, यानी कि मित्रों को भी हमने शक्तिशाली नहीं किया है, लेकिन शत्रु को कमजोर कर दिया। दो चीजें हैं इसमें, एक तरफ मित्र है और दूसरी तरफ शत्रु है। शत्रु को कमजोर कर दिया, मित्रों को शक्तिशाली भी नहीं किया। दोस्तों ये कथन है, ध्यान रखना, ये कथन है आपके कॉर्नवालिस का। किसका? कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस का कथन है, ये कब का कथन है? ये है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय का। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में देखेंगे तो एक तरफ आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस मराठा प्लस निजाम, ये दोस्त थे उसके, ये लोग शामिल थे। बात क्लियर? जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ आपका 1790 से 92 में, और दूसरी तरफ था आपका कौन? अकेला टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान अकेला। तो ये इनके बीच का युद्ध था वर्सेस ये। तो यहां पर ये मित्र हैं और यहां पर ये शत्रु है, ये रहा। और यहां पर एक संधि हुई थी, ध्यान रखना। कौन सी संधि हुई थी? संधि हुई थी आपकी श्रीरंगपट्टनम की, श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम संधि हुई थी, और इस संधि के प्रावधान ऐसे थे जिसके बाद कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को बिना शक्तिशाली किए शत्रु को कमजोर कर दिया। यानी कि इस संधि के माध्यम से मित्रों को ताकतवर नहीं बनाया, लेकिन टीपू सुल्तान यानी कि शत्रु को कमजोर कर दिया। यह स्टेटमेंट। अब बात आती है कि आखिर ऐसा क्या प्रावधान था, क्यों किया गया, किस तरीके से, यही क्वेश्चन है। बात समझे रहे? इसका मतलब हो गया कि हमें इसमें दो तीन चार चीजों को विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। एक, हम देखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, फिर हम बात करेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में, फिर बात करेंगे हम किसके बारे में? मित्रों के प्रावधान के बारे में, और फिर बात करेंगे हम शत्रु के प्रावधान के बारे में। तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर इसमें हमने कैसे कैसे किस किस को शक्तिशाली किया और किसको कमजोर किया। तो यहां पर उत्तर प्रारूप में देखेंगे तो तीन चार चीजें होंगी। नंबर एक, आपका आंग्ल मैसूर युद्ध थर्ड, ठीक है ना, आंग्ल मैसूर युद्ध थर्ड। दूसरा प्रावधान होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रावधान है इसमें मित्र, मित्रों के लिए प्रावधान। क्या प्रावधान थे इसमें, ठीक है ना। और चौथा, शत्रु के लिए प्रावधान। इन चार पॉइंट में, इन चार पैराग्राफ में आपको आंसर लिखना है।
सोचिएगा। और ऐसी चीज नहीं है कि जो आपने पहले पढ़ी ना हो, आपने सब कुछ पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा है तो अभी आप पढ़ सकते हैं। यह है आपका कंसेप्ट। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? केवल ध्यान रखिएगा, जब इतना पढ़ लोगे तो श्रीरंगपट्टनम की संधि, आंग्ल मैसूर युद्ध कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। यह गारंटी है कि नहीं? कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, क्योंकि जब इतना विश्लेषण कर लोगे तो फिर छूटना क्या है, कभी सोचा नहीं होगा। और ये क्लास उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, बहुत लाभदायक है, जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल से तैयारी कर रहे हैं। उनको नहीं पता होता आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उनके लिए तो रामबाण क्लास है ये। ध्यान रखना, रामबाण है। ओके, तो क्लियर हो गया? तो ये आपका कंसेप्ट, ये आपका टॉपिक। अब इसमें एक एक करके हम सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज हम लोग बात कर लेते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध। ध्यान रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए हैं टोटल। ध्यान रखना, कितने युद्ध हुए हैं? 4 युद्ध हुए। और इनके युद्ध का एक ही कारण था, ब्रिटिश कंपनी भारत पर अपनी सत्ता बनाना चाहती थी, दक्षिण भारत में मसालों के व्यापार पर अपना एकाधिकार करना चाहती थी, क्योंकि दक्षिण भारत में मैसूर और केरल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा मसाले पैदा होते थे, और मैसूर ये नहीं चाहता था, यानी हैदर अली टीपू सुल्तान, कि ब्रिटिश कंपनी यहां पर शक्तिशाली हो। इसलिए मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। इस वजह से दोनों में लड़ाई हुई, दोनों में युद्ध हुए। तो 4 युद्ध हुए। पहला युद्ध, ध्यान रखिएगा, आपका 1767 से 69 के बीच में हुआ। ये रहा 1767 टू 69, ये हुआ था। और इसमें कौन कौन था? हैदर अली, ध्यान रखना, प्लस मराठा प्लस निजाम एक तरफ, ध्यान रखना, वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इसका एक संगठन था, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो संधि हुई थी, इसमें ये हार गए, ध्यान रखना। और संधि हुई थी मद्रास की संधि। और ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश कंपनी जब हारती है तो वो एक ही प्रावधान करती है कि आपके क्षेत्र आपको दे दिए या हमारे क्षेत्र हमको दे दिए जाए। यानी एक दूसरे के क्षेत्र और व्यक्ति जो बंदी बना रखे हैं, क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, एक दूसरे के वापस कर दिए जाए। इसके लिए वो कुछ भी करने के तैयार है, अनुनय विनय, पैर पकड़ना, ये करना वो करना। लेकिन जब वो जीतती है तो सोच लीजिए कि सामने वाले को तबाह कर देती है, वो कोई मौका नहीं देती। यह कंपनी का प्रावधान था, ध्यान रखना। इसी में देखेंगे तो आप दूसरा देख लीजिए, सेकंड क्या हुआ? सेकंड हुआ 1780 से लेकर के 84 के बीच, 84। इसमें भी पहले हैदर अली प्लस मराठा प्लस निजाम वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। बाद में ध्यान रखिएगा, हैदर अली की जगह पर टीपू सुल्तान आ गया था, टीपू सुल्तान, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी सन 82 में, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, सारी चीजें हो गई। ध्यान रखना, यहां पर ये हारे, और हारने के बाद यहां पर संधि हुई मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि हुई। यहां पर भी वही हुआ, भाई एक दूसरे के लोगों को, एक दूसरे के क्षेत्रों को वापस कर दिया जाए, ठीक है ना। ये यहां पर, और यहां पर आकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ गया कि यदि हमको अगर दक्षिण भारत पर कब्जा करना है तो हमें इस संगठन को तोड़ना पड़ेगा, अपने मित्रों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, चाहे कुछ समय के लिए ही सही, चाहे कैसे भी सही, ये हमें काम करना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब तीसरा युद्ध हुआ तो इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नीति बदल दी, और तीसरा युद्ध हुआ 1790 से 92, और यहां पर टीपू सुल्तान अकेला है, ध्यान रखना, और वर्सेस कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस मराठा प्लस निजाम। इस तरीके से इसको बदल दिया गया।
और यहां पर ये हार गया। ये संगठन था और ये बेचारा हार गया। और यहां पर हुई संधि कौन सी? श्रीरंगपट्टनम पट्टनम की संधि। ठीक है ना। अब इसके जो प्रावधान है, सारी चीजें हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक। और यहीं पर देखिएगा आपका चौथा एक युद्ध और होता है, वो भी मैं यहीं बता देता हूं, 1799 में। और 1799 में ये होता है टीपू वर्सेस, ध्यान रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां पर कोई मित्र नहीं, ध्यान रखिएगा, यहां कोई मित्र नहीं। और यहां पर देखेंगे तो आपका टीपू सुल्तान हार गया, और हार ही नहीं गया बल्कि मारा गया। कल भी मैंने बताया था, मारा गया। और यहां पर ये जीत गए, और यहां कोई संधि नहीं। अब कहोगे सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब तीसरा युद्ध हुआ, उसी समय चौथे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी गई थी। उसकी पृष्ठभूमि बनाना तय कर दिया गया था। उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बात समझिएगा। तो पहले दोनों युद्ध नॉर्मल रहे, दोनों ब्रिटिश कंपनी हारी। तीसरे युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कंसेप्ट निकाला कि हमको अब अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। हमें अपने दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ानी है, एक बार में एक दुश्मन को मारना है, एक बार में एक दुश्मन। इसलिए इतने सारे दुश्मनों को इकट्ठा नहीं करने देना है, बल्कि यह इकट्ठा हमको बंद करना है। और मैंने कल भी कहा था, टीपू सुल्तान की एक सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उसने अपने शत्रुओं को संगठित होने दिया था। यह कल मैंने कहा था आप लोगों से, ठीक है ना। तो बात समझ में आई। अब यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके। ये रहा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है ना। यहां पर मैंने कहा था कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश कंपनी प्लस मराठा प्लस निजाम वर्सेस टीपू सुल्तान है। ये रहा, ये रहा। और यहां पर टीपू सुल्तान हार गया। और यह संगठन क्यों बनाया था, ध्यान रखिएगा। यह संगठन बनाया था कंपनी ने। कंपनी चाहती थी कि एक बार में एक शत्रु हो, एक बार में एक शत्रु की अवधारणा, क्योंकि वो समझ गई थी कि अगर हमको जीतना है तो हमें एक एक करके सबको हराना होगा। कंपनी की नीति में बदलाव आया था, एक बार में एक शत्रु। इसीलिए उस कंपनी ने क्या किया, अपना मित्र संगठन बनाया, और उसमें प्रावधान था कि जो भी जीतेंगे हम बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है ना। जीते हुए माल या क्षेत्र को बराबर बराबर बांटेंगे। यह प्रावधान था इन लोगों के बीच में, बराबर बांटेंगे। क्लियर हो गया। यह एक प्रावधान रहा। अब यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के प्रावधान क्या है, वो देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जब श्रीरंगपट्टनम संधि हुई तो उसमें टीपू सुल्तान से इन्होंने लिया, सोचिएगा, आधा राज्य। क्या लिया, आधा राज्य कंपनी ने ले लिया। आधा राज्य, बोले आधा राज्य दे दीजिए, प्लस और क्या, 3 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना का चाहिए। और जब तक 3 करोड़ नहीं है तब तक 2 बेटे बंदी, 2 बेटों को बंदी बनाया। ये वही बेटे हैं जिन्होंने 1806 में जाकर के, सोचिए, मैसूर में क्या किया था, बेल्लौर विद्रोह को भड़काया था। बेल्लौर म्यूटनी, बेल्लौर की जेल में ही थे, यही बेटे थे। बेल्लौर विद्रोह इन्होंने ही करवाया था। तो ये प्रावधान थे, ठीक है ना। क्लियर है एवरीबॉडी। अब इस प्रावधान के अंतर्गत देखेंगे तो यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा क्या हुआ था। अब यहां पर देखिएगा एक सबसे बड़ी चीज, उन्होंने आधा राज्य लिया। ब्रिटिश कंपनी चाहती तो पूरा राज्य ले सकती है कि नहीं, सब कुछ उसको हटा सकती थी, हटो यहां से,
पूरे राज्य पर कंट्रोल कर सकती थी, उसको अपने अधीन कर सकती थी, क्योंकि वो हार चुका था। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके ये नहीं किया। उन्होंने केवल आधा राज्य लिया। ध्यान रखना, बात समझिएगा, आधा राज्य लिया, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने कुछ और भी सोचा हो। प्लस 3 करोड़ रुपए, ध्यान रखना, 3 करोड़ रुपए का प्रावधान, युद्ध हार जाना, और जब तक नहीं देते हैं तब तक 2 बेटे हमारे पास बंदी रहेंगे, ये कंडीशन थी। और इस तरीके से सोचिएगा, टीपू सुल्तान का पूरा राज्य और संसाधन उससे छीन लिए गए। उस समय में सोचिए 3 करोड़ रुपए कितने होते हैं कि उसके पास पैसे नहीं थे इतने, वो अपने बेटों को बंदी बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कंसेप्ट है, ध्यान रखना। तो ये जो तरीका है, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, यही तरीका हमको यूपीएससी क्वालिफाई कराएगा। अब चाहे यूट्यूब पर पढ़िए, चाहे पेड क्लास में पढ़िए, चाहे कहीं भी पढ़िए, ये आपकी इच्छा। देखिए, आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है, एक एक मिनट, क्योंकि एक एक मिनट आपके सपनों को साकार करने में सहयोग देने वाला है। अब चाहे एंजॉय करिए, चाहे कुछ भी करिए, आपकी इच्छा है। लेकिन समझ लीजिएगा, आज का एंजॉय कल की सजा बन जाती है, अगर आपने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया तो। समझ लीजिए, जब साथ के लोग निकलेंगे ना सिलेक्शन लेकर के, तो सोचिएगा क्या हालत होगी आपकी। समझ रहे ना, कितनी हालत होगी। उसका हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया, इसका हो गया, अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कह तो सकते हैं अरे हो गया होगा, हम क्या करें, लेकिन अंदर ही अंदर आपको रात को नींद नहीं आएगी। बोले तैयारी तो हमने भी की थी, काश थोड़ी सी तैयारी कर ली होती। फिर वो 3 इडियट के डायलॉग याद आएंगे, मौका भी था, दस्तूर भी था, समय भी था, काश थोड़ा सा एक कदम बढ़ा दिया होता तो आज कहानी कुछ और ही होती। बस वही है, एक कदम ढंग से बढ़ा लीजिए यार। सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में, जैसे चाहोगे जिंदगी वैसे एंजॉय करोगे, कर लीजिए, ठीक है ना। और इसी क्रम में आप लोगों को बता देते हैं कि जिस तरीके से हम लोग स्टडी आईक्यू की पूरी टीम, जिस तरीके से हम पसंद करते हैं, उसी पैटर्न पर हम लोग क्लास भी चलाते हैं। वही पैटर्न है, वही तरीका है। हम लोगों में से किसी को भी इस तरह की उधर की नौटंकी करना नहीं आता, क्योंकि स्टडी आईक्यू का अपना एक कंसेप्ट है कि कम बच्चे पढ़ें, कम देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको ईमानदारी से अच्छा कंटेंट दीजिए, क्योंकि गरीब बच्चे भी हैं, बहुत तो ऐसे बच्चे भी जिनके अंदर टैलेंट है, संसाधन नहीं है, उनको भी मौका मिले, उनको भी फायदा मिले, उनको भी लाभ मिले। ध्यान रखना, इसलिए इधर उधर के ऐसे टॉपिक हम लोग डिस्कस नहीं करते जो अननेसेसरी हो। और यही पैटर्न, यही तरीका हम लोगों के P2I बैच का है। ध्यान रखना, P2I बैच 2024 जिनका टारगेट है, 11 सितंबर से हमारा मॉर्निंग बैच फिर से स्टार्ट हो रहा है, 11 सितंबर सुबह 8 बजे से। जिन लोगों को करना है, अपना 2024 का टारगेट करना है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम में आप लोग कर सकते, समझिएगा। और फीस इसके लिए 70,000 नहीं, मात्र 29,999 रुपए है। लेकिन ये इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा MK लाइव कोड। अगर ये कोड इस्तेमाल नहीं किया तो हो सकता है आपको फीस ज्यादा देनी पड़े। और इसको करेंगे, इस कोड का इस्तेमाल करके इसको ज्वाइन करते हैं, तो मेरा पर्सनल गाइडेंस, मेरी पर्सनल जो अटेंशन है, वो आप लोगों के साथ तो ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी। ओके, ये आप लोगों के लिए एक लाभदायक सारी चीजें हैं। और ध्यान रखना, अगर 2024-25 का टारगेट है तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जितने दिन डिले करेंगे, आपका अपोनेंट ऑलरेडी 4 महीने पहले तैयारी शुरू कर चुका है। जितना डिले करेंगे, आप लोगों को ही नुकसान होगा। फिर लास्ट में आकर के प्रेशर करना पड़ेगा, प्रेशर भरना पड़ेगा हम लोगों को कि एक साथ इतनी सारी चीजें कैसे करेंगे। कैसे, ये देखिए, 4 स्टेज में हमारी रणनीति है। हम लोग सितंबर से अप्रैल तक, सोचिएगा, फाउंडेशन तैयार करेंगे, और इसी बीच में जनवरी से लेकर के मई तक प्रारंभिक परीक्षा भी। सोचिए, हमें प्रारंभिक परीक्षा से पहले एनी हाउ फाउंडेशन तैयार करना ही होगा, नहीं तो मेंस हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये रहा, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, अब ज्यादा लेट होंगे तो क्या होगा। अब आपको सोचिएगा, दोनों चीजें एक साथ करनी पड़ेंगी। और जो लोग 4 महीने पहले, 3 महीने पहले बैच स्टार्ट कर चुके हैं प्रारंभिक बैचों में, वहां पर कंडीशन क्या हो गई है, उनको अपना फाउंडेशन दिसंबर तक तैयार करना था, दिसंबर जनवरी तक बस।
उसके बाद जनवरी के बाद प्री, एक एक करके। अब आपको क्या करना है, आपको फाउंडेशन भी तैयार करना पड़ेगा, प्री भी तैयार करना पड़ेगा, दोनों एक साथ करने पड़ेंगे। और इससे भी ज्यादा डिले करेंगे तो फिर वो भी नहीं हो पाएगा, आपकी मर्जी। फिर उसके बाद मेंस की प्रैक्टिस। ध्यान रखना, ये तीसरी जो स्टेज है ये मेंस की केवल प्रैक्टिस की है। इस समय आपकी क्लास पर नहीं बल्कि आपके जो पढ़ा हुआ है उनके रिवीजन पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए हमारा क्या है, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, क्योंकि सिलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। रेजिडेंशियल प्रोग्राम जिसमें आप सभी लोग जो प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे उनको हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने प्रमाइस पर रखेंगे, खाना पीना रहने का इंतजाम संस्थान की तरफ से होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। ये कंसेप्ट है जिसमें हम लोग आपको मेंटर्स भी प्रोवाइड कराएंगे, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे, क्लासेस की जरूरत पड़ेगी क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे। ये रेगुलर बैच में भी होगा, मेंस के साथ में भी होगा, कहीं पर कोई परेशानी नहीं। लेकिन इसके लिए आपको तैयार होना है। इससे ज्यादा डिले करोगे तो बेटा हम लोग भी फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आप चिल्लाते रहिएगा, अरे कोई संस्थान कुछ नहीं करता है। कहना बहुत आसान है, लेकिन जब हम करने की कोशिश करते हैं और आप लोग सही ढंग से उसका उपयोग नहीं करते तो फिर हमको दुख होता है और लोगों को फिर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। आप लोग तो कह देते हैं कि कोई संस्थान नहीं करता और जो करना चाहता है आप कर नहीं पा रहे, तो जो अपनी गलती छुपाने के लिए हम दूसरों पर डाल देते हैं और फिर दूसरे जो छात्र जो कर सकते हैं उन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए प्लीज मेरी बात मानिए, इसको करिए। और इसके लिए जो कोड है, अगर मुझसे जुड़ना है, मेरे साथ आपको रहना है, मेरे साथ मिलकर के तैयारी करनी है, तो इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए, ठीक है ना, MK लाइव कोड। चलिए, अब हमने बात कर रहे हैं कि उस संधि के प्रावधान, उस संधि के प्रावधान के संदर्भ में देखिए मित्रों के लिए क्या प्रावधान किए गए थे। संधि के प्रावधान तो समझ में आ गए थे। अब यहां पर देखिएगा क्या प्रावधान, इन्होंने जो आधा राज्य लिया था, ध्यान रखना, आधा राज्य, उसके 3 हिस्से किए, क्योंकि 3 लोग हैं, 3 हिस्से। नंबर 1, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने क्या लिया, इसने लिया 12 महल का क्षेत्र, 12 महल, मालाबार, ये सब केरल के क्षेत्र के हैं। और डिंडीगुल, डिंडीगुल को तो जानते ही है ना, डिंडीगुल जहां पर उसने सैन्य व्यवस्था बना रखी थी, हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने पूरा शस्त्रागार बना रखा था, काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है और सारी चीजें भी हैं। तो 12 महल, मालाबार, डिंडीगुल, जो तीनों सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, सबसे इंपॉर्टेंट, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिए, ध्यान रखना। दूसरे हैं नंबर 2 मराठा। मराठों कौन सा दिया, तुंगभद्रा के ऊपर का क्षेत्र, ये ऊपर का क्षेत्र यानी कि उत्तर वाला इलाका। और ये मराठों के आसपास के क्षेत्र ही था। देखेंगे तो कहां पर है ये है आपका कृष्णा और ये तुंगभद्रा। तो ये तुंगभद्रा के ऊपर का हिस्सा ये रहा, जो मराठों का ये था यहां पर। तो ये हिस्सा इनको मिल गया, ध्यान रखना। उसी तरीके से तीसरा हिस्सा दिया आपको किसका, ये दिया निजाम के लिए। निजाम को दिया कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच का हिस्सा, पेन्नार नदी के बीच का हिस्सा ये रहा आपका, यहां पर ये हिस्सा इनको दे दिया निजाम को, इस तरीके से। तो ये क्षेत्र इनको दिए, इनके पास कोई बंदरगाह नहीं, कोई जगह नहीं, ये हैं इंपॉर्टेंट हैं इन लोगों के लिए, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, ये था। और इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने क्या किया, अपने मित्रों को शक्तिशाली नहीं किया, ध्यान रखना, मित्रों को ध्यान रखिएगा, शक्तिशाली नहीं किया। कैसे, नंबर 1, युद्ध क्षतिपूर्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया, यानी कोई पैसा नहीं, पैसा नहीं। और जो भूमि दी गई या क्षेत्र दिया गया वो कम महत्वपूर्ण था, ध्यान रखिएगा, कैसा था, कम महत्वपूर्ण। ये जो क्षेत्र दिया गया ये ज्यादा महत्वपूर्ण था नहीं। और दूसरी बात,
उन्होंने आधा राज्य लिया था सिर्फ। अगर पूरा राज्य लेते तो पूरे राज्य का बंटवारा करना पड़ता। और सोचिएगा, और जो पूरा राज्य लेते तो पूरा राज्य का बंटवारा करना पड़ता, इसमें ब्रिटिश कंपनी को नुकसान होता। बोले कि आधा जो बचा हुआ है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको हम बाद में लेंगे। यानी कि सोचिएगा क्या सोच रही होगी। अगर हम होते इनकी जगह पर तो एक ही बार में दुश्मन को मसल के रख देते, लेकिन नहीं, वो दिमाग से काम कर रहे हैं। यही है कंसेप्ट। ठीक। तीसरा देखेंगे शत्रु के लिए प्रावधान, यानी कि टीपू के लिए। टीपू के प्रावधान क्या है? आधा राज्य ले लिया। ध्यान रखना, लेकिन यह ध्यान रखिएगा, आधा राज्य जरूर लिया, लेकिन आधा राज्य यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। नहीं, बाकी जो बचा है, बाकी को सोचिए कंपनी अकेले जीतना चाहती थी, अकेले ही जीतना चाहती थी। बाद में इसीलिए ध्यान रखना, पूरा राज्य नहीं लिया, इसीलिए पूरा राज्य उसने नहीं लिया है। ध्यान रखना। दूसरा क्या लिया? दूसरा लिया उसका 3 करोड़ रुपया। और 3 करोड़ रुपए की वजह से क्या हुआ? संसाधनों की क्षति हो गई, संसाधनों की कमी। और संसाधनों की कमी हुई तो सैन्य क्षमता कमजोर हो गई। क्या हो गई? सैन्य क्षमता कमजोर। और सैन्य क्षमता कमजोर हुई तो राज्य कमजोर हो गया। राज्य कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि शत्रु कमजोर हो गया। इस तरीके से उन्होंने शत्रु को कमजोर कर दिया। और कमजोर करने के लिए 2 बेटों को बंदी बनाया। 2 बेटों को बंदी बनाया। और सोचिए, इस बंदी बनाने के बाद से सोचिएगा, टीपू पूरी तरह कमजोर हो गया। क्योंकि अपने बेटों को किसी के यहां बंदी बना करके आप बहुत कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास राज्य नहीं है, आपके पास व्यापार नहीं है। इस तरीके से सोचिए, ब्रिटिश कंपनी ने शत्रु को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। और भविष्य के लिए स्वयं जीतने के लिए उन्होंने रास्ता तैयार किया। ये रहा। इस तरीके से सारी चीजें हुई हैं। एवरीबॉडी क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से समझा जाता है, क्या होता है, अब आराम से आप लिख सकते हैं। ये है कंसेप्ट। इस तरीके से आपने सारी चीजें की हैं। ये फ्रेमिंग है कि किस तरीके से आप अपने 4 पैराग्राफ में अपनी बात करेंगे। और निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये रहा जो आपका है। यानी कि कंपनी ने, ध्यान रखना, निष्कर्ष, कंपनी ने चौथे युद्ध के लिए कुछ प्रावधान बनाए रखे। सोचिएगा, चौथा युद्ध कंपनी के अनुसार कंपनी और टीपू के बीच होगा, यानी कि चौथा युद्ध बिना मित्रों के होगा। इसीलिए सोचिएगा, इसीलिए कंपनी ने केवल आधा राज्य लिया था। ध्यान रखें, इसलिए आधा राज्य लिया था। बाकी आधा राज्य कंपनी अगली बार स्वयं अकेले युद्ध करके उसको जीतेगी। यानी चौथे युद्ध की पृष्ठभूमि यहीं से तैयार हो गई थी। ध्यान रखना, चौथा युद्ध यानी कि इसकी पृष्ठभूमि कंपनी ने तीसरे युद्ध में ही बनाए रखी, तैयार की। तीसरे युद्ध में तैयार की।
इसकी पृष्ठभूमि। यह है कंसेप्ट। अब लिख सकते हैं आराम से। बताइए एवरीबॉडी, यह क्वेश्चन है आप लोगों का। इस तरीके से आपको लिखना है, समझना है, और मैं समझता हूं कि आज इस तरीके से आपके सारे के सारे युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध के चारों युद्ध के प्रावधान, सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। और चौथा युद्ध हुआ 1799 में। उन्होंने, सोचिएगा, ब्रिटिश कंपनी ने उनको हरा दिया, टीपू सुल्तान को हरा के वहीं मार दिया, पूरा साम्राज्य अपने अंडर में ले लिया। बडियार वंश का जो शासक था, जो रह गया था, उसको उन्होंने केवल मैसूर का केवल छोटा सा हिस्सा दे दिया, बाकी पूरा साम्राज्य अपने कंट्रोल में ले लिया। इस तरीके से सोचिएगा, उन्होंने अपने मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं किया, लेकिन शत्रु को भी तीसरे युद्ध में ही कमजोर कर दिया था, और यहां आकर के शत्रु को पूरी तरह खत्म कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया। यह है प्रावधान। एवरीबॉडी, इट इज ओके? समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोगों को करना है, इस तरीके से हम लोगों को चलना है। यही है तरीका पढ़ने का, समझने का, लिखने। आराम से इन 4 पैराग्राफ में आंसर लिखिए और लिख करके आप मुझे दिखा सकते। ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट। ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी, यहां पर आप मुझे अपना आंसर लिख करके भेज सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम का बार कोड है, ठीक? और ये मेरी थोड़ी सी अपनी क्या है, एक प्रोफाइल आप लोगों के लिए, कि कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, उसका प्रोफाइल क्या है। ओके एवरीबॉडी, समझ में आ गया? तो इस तरीके से करिए। कल हम बात करेंगे, अगला जो टॉपिक होगा वो है हमारा मराठा युद्ध, मराठाओं के बारे में, आंग्ल मराठा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आंग्ल मराठा करके हम पूरे के पूरे मराठों के संदर्भ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें हम पूरे पूरे मराठों को तैयार करेंगे, टेंशन मत लीजिए एवरीबॉडी। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।